तो जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। जैसा कि हम सभी हॉस्पिटल सहायक से संबंधित परीक्षा के लिए हिंदी के अति महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ को हल कर रहे हैं साथियों, ये हमारा चौथा लेक्चर है। इससे पहले हम 3 लेक्चर को हल कर चुके हैं। उन 3 लेक्चर में हमने सूरदास जी के बारे में पढ़ा है, इसके बाद तुलसीदास जी के बारे में पढ़ा है और देव की रचनाओं के बारे में पढ़ा है। आज हम चौथे लेक्चर में जयशंकर प्रसाद जी की रचना के बारे में पढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद जी की रचना के हम एमसीक्यू हल करेंगे साथियों। जैसा कि साथियों हमारे तीनों लेक्चर में आपने देखा है, हम एमसीक्यू लगाने से पहले टॉपिक का एक बार क्या करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से साथियों देखिए, आज हमारा टॉपिक के रिवीजन में जयशंकर प्रसाद जी का सबसे पहले क्या जीवन परिचय है साथियों। पहले जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय है जी आपके सामने। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ, तो इसका क्या हो जाएगा, 1889 में वाराणसी में हुआ साथियों। ठीक है। इसके बाद 1937 में निधन हो गया। इनकी प्रमुख कृतियाँ साथियों, जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख रचना में है चित्रधारा, कनन कुमकुम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। आपको आधुनिक हिंदी का सर्वश्रेष्ठतम कृत कवि माना जाता है ना। आपने कामायनी लिखा, इसके साथ साथ अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव सोमनी जैसे आपके क्या हैं, नाटक हैं, प्रसिद्ध नाटक हैं साथियों। इसी के साथ साथ इन्होंने कंकाल, तितली, इरावती उपन्यास भी लिखे। देखो साथी जी, इन चीज़ों को भी याद रखने जाना कि कौन सी कृति क्या है। इसमें देखो सबसे पहले इनकी प्रमुख काव्य कृति क्या है, चित्रधारा, कनकन कुमु कनकम कनकन कुसुम, इसके बाद झरना, आंसू, लहर और कामायनी। ठीक है। फिर इनके नाटक कौन कौन से हैं, तो अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव सोमनी इनके क्या हैं, नाटक हैं। क्योंकि देखो साथियों, हमें टॉपिक के साथ साथ राइटर के बारे में भी पढ़ना है और मेरा उद्देश्य है कि मैं एक ही वीडियो में आपको उस टॉपिक का सब कुछ कवर करा दूं। राइटर, उसमें उस काव्य खंड में जो कुछ वर्णन है वो, उसके साथ साथ उसकी व्याकरण, उसकी व्याख्या, शब्दार्थ, सब कुछ हम एक साथ ही कवर करते जाते हैं साथियों, ताकि हमें दोबारा फिर इस टॉपिक को उठाने की ज़रूरत ना पड़े। आप सिर्फ एक बार रिवीजन कर लीजिए। जो उनके क्या हैं, प्रमुख नाटक हैं। फिर इसके बाद देखिए कंकाल, तितली, इरावती जी क्या है, इनके उपन्यास हैं। फिर आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल, ये इनकी क्या है, कहानी संग्रह है। फिर साथियों इसी के साथ देखो हम आगे बढ़ते हैं। इनको छायावादी कवि माना जाता है। इनको कौन से कवि माना जाता है, छायावादी कवि माना जाता है साथियों। ठीक है। फिर इसी प्रकार से इन्होंने देखिए कविता की काल्पनिकता, सौंदर्य, सूक्ष्म चित्रण, ये एक बार आप रीड कर लीजिए साथियों, मैंने जी आपके सामने दे दिया है। फिर देखिए, फिर इसी के बाद इन्होंने प्रेमचंद के संपादन हंस पत्रिका भी निकाली। ठीक है। फिर इन्होंने जी आप एक बार रीड कर लेना साथियों, तो जो हो जाएगा। क्या हम हमारी जी क्लास एमसीक्यू से संबंधित है, तो अगर मैं ये सब कराऊंगा तो आप ही को लगेगा कि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। चलिए साथियों, फिर ये हमारे क्या है, शब्दार्थ, इसको देख लीजिए आप। इसके बाद हम आते हैं हमारे टॉपिक पर। लीजिए साथियों, आज का हमारा टॉपिक क्या है, जयशंकर प्रसाद की जो रचना है क्या है, आत्म कथाएँ, है ना। इसके साथियों 80 एमसीक्यूज़ हैं और 20 प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं आपके लिए। ठीक है साथियों। इसके बाद मैंने कुछ हिंदी के इसके साथ साथ कुछ गणित के टॉपिक भी जोड़ा साथियों। मैं चाहता हूँ कि आपको धीरे धीरे अदर सब्जेक्ट की भी थोड़ा थोड़ा मैं हल कराते जाऊँ। जैसे ही साथियों हम हिंदी पूरी कर लेंगे, इसके बाद हम गणित उठाएंगे। अगर आपको कोई सजेशन है तो आप वो भी दीजिए, आप जो चाहते हो, फिर हम उसके हिसाब से और भी टॉप सब्जेक्ट को एक साथ उठा सकते हैं साथियों। अगर आपका सहयोग बना रहेगा तो हम एक साथ कर सकते हैं।
आज का पहला क्वेश्चन साथियों, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? बताइए, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? क्या 1887 में हुआ था, 89 में हुआ था, 1892 में हुआ था या 1890 में हुआ था? तो इनका जन्म कब हुआ था? 1889 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए साथियों, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। ठीक है साथियों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद किस काव्य धारा के कवि थे? क्या प्रगतिवादी थे, रीतिकालीन थे, छायावादी थे या प्रयोगवादी थे? बताइए, जयशंकर प्रसाद किस धारा के कवि थे साथियों? जयशंकर प्रसाद किस धारा के कवि थे? तो जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि थे। ठीक है साथियों। इसके बाद आत्मकथाएं कविता किस शैली में लिखी गई है? बताइए साथियों, क्या वीर गाथा शैली है, छायावादी शैली है, लोक शैली है या व्यंग्य शैली है? तो कौन सी शैली आएगी? छायावादी शैली। ठीक है साथियों, क्योंकि वो छायावादी कवि हैं तो छायावादी शैली हो जाएगी साथियों। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मकथा कविता पहली बार कहाँ प्रकाशित हुई? सरस्वती में, माधुरी में, हंस में या कर्मवीर में? बताइए साथियों, आपके लिए 10 सेकंड का समय है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके लिए, हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? क्या निराला जी थे, प्रेमचंद्र थे, रामचंद्र शुक्ल थे या महावीर वो देवी वर्मा थी? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा साथियों प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां आपके सामने, आत्मकाव्य कविता का मुख्य भाग क्या है, मुख्य भाव क्या है? देशभक्ति है, प्रकृति का वर्णन है, आत्म अभिव्यक्ति एवं विनम्रता है या हास्य? तो देखो साथियों, ऑप्शन नंबर सी सबसे बड़ा है और तीनों से अलग है, तो सी आंसर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा आप थोड़ा सा चेक कर सकते हैं। कवि ने अपनी आत्मकथा को कैसे बताया है? तो क्या महान बताया है, रोचक बताया है, साधारण या प्रेरणादायक? तो कैसा बचाया है? साधारण बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, मधुप गुणाकर में मधुप का क्या अर्थ है? कोमल है, भंवर है, हंस है या चेतक है? आंसर दीजिए साथियों, क्या हो जाएगा? भंवर। मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, जल्दी जल्दी क्वेश्चन लगवाते जा रहा हूँ साथियों, ताकि आपका समय भी बचे और आप अधिकतम क्वेश्चन करा सको। एक वो भी रहता कि मैं भी आपको ज़्यादा टाइम देता, आप आंसर दीजिए, तो उसमें क्या रहता है कि आपकी उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हो पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गागर रीति का अर्थ है? बताइए, भरी गागर, टूटी गागर, खाली गागर या सोने की गागर? बताइए, आपके सामने ऑप्शन रहे। तो इसका आंसर हो जाएगा, बताइए, खाली गागर। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा आपके सामने, कवि के अनुसार लोग किसे सुनना पसंद करते हैं? महान और रोचक कथा। ठीक है साथियों।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यथ मिलन उपहास का आशय है। व्यथ मिलन उपहास का क्या आशय है? आनंदमयी हंसी, दुख से भरी हंसी, व्यंग्यात्मक हंसी या मधुर हंसी। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? दुख से भरी हंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, कवि अपनी आत्मकथा सुनाने में क्यों संकोच करता है? बताइए। समय की कमी, रुचि नहीं है, जीवन साधारण है, कठिन भाषा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? साधारण जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण कपोल का अर्थ है लाल गला, पीला चेहरा, सफ़ेद मुख, काला चेहरा। तो क्या हो जाएगा इसका? लाल गला, लाल गाल। अनुरागिनी उपमा में कौन सा अलंकार है? ये रहे आपके सामने ऑप्शन। अनुरागिनी उमा में कौन सा अलंकार है? बताइए। मानवीकरण अलंकार। ठीक है साथियों। मधुप गुणगुना में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है, श्लेष अलंकार है, रूपक अलंकार है या उपमा अलंकार है? कौन सा अलंकार है साथियों? अनुप्रास अलंकार है। आत्मकथाएं कविता में मुख्य रस कौन सा है? वीर रस है, हास रस है, करुण रस है या भय रस है? बताइए साथियों कौन सा रस है? तो इसका आंसर हो जाएगा करुण रस। नेक्स्ट क्वेश्चन, है साथियों, कवि किसे खाली करने की बात करता है? कवि किसे खाली करने की बात करता है? बताइए। कवि किस चीज़ को खाली करने की बात करता है? तो गागर को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम सुनकर सुख पावोगे में कवि किससे संबोधित है? प्रकृति से, पाठकों से, मित्रों से या ईश्वर से? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों पाठकों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह विडंबना से कवि क्या व्यक्त करता है? बताइए। क्या दुख, क्रोध, आश्चर्य या व्यंग? आंसर दीजिए साथियों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? व्यंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध महाकाव्य कृति कौन सी है? बताइए इनमें से जयशंकर प्रसाद की महाकाव्य कौन सा है जयशंकर प्रसाद का? क्या साकेत है, कामायनी है, उर्वशी है या यशोधरा है? बताइए साथियों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कामायनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामायनी पर कौन सा पुरस्कार मिला? मतलब जयशंकर प्रसाद को कामायनी के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? बताइए। भारत भारती पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार या साहित्य अकेडमी पुरस्कार? कौन सा पुरस्कार मिला साथियों? मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीवन को उधेड़ कर का भावार्थ है। सीवन को उधेड़ कर का भावार्थ क्या होगा साथियों? बताइए।
इसका आंसर हो जाएगा रहस्य खोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। कभी अपनी कथा क्यों नहीं सुनाना चाहता? लोग उपहास करेंगे, समय नहीं, भाषा कठिन, कोई रुचि नहीं। आंसर क्या हो जाएगा इसका? लोग उपहास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रावंचना शब्द का अर्थ है, बताइए साथियों, इसका आंसर क्या होगा? प्रेम, धोखा, साहस या क्रोध? क्या होगा इसका आंसर? आंसर हो जाएगा साथियों धोखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता में मौन व्यथा किसका प्रतीक है? देखो साथियों, 3 विकल्प में एक एक शब्द हैं और एक विकल्प में 2 शब्द, मतलब बी आंसर होना चाहिए। चलो देखते हैं हम ट्राई करके। ठीक है साथियों, बी ही आंसर है। ऐसा संघर्ष एवं पीड़ा। इस क्वेश्चन को भी देखिए, अभी समय भी नहीं से क्या तात्पर्य है? इसका भी वही होना चाहिए, कभी अपनी पीड़ा बताने को तैयार नहीं है, यही भी आंसर होना चाहिए। इसका आंसर भी बी है साथियों। चलो यह क्वेश्चन, आत्मकथाएं कविता किस वर्ष प्रकाशित हुई? क्या 1928 में हुई, 30 में हुई, 32 में हुई या 35 में हुई? किस वर्ष प्रकाशित हुई? आंसर 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद के कौन से नाटक प्रसिद्ध हैं? देखिए साथियों, अगर ऐसा ऑप्शन उपरोक्त सभी आए तो साथियों अधिकतम के इसमें आंसर सभी होता है। अगर आपको स्पष्ट क्लियर अगर आंसर पता ना हो और अगर आपको लगाना ही है गैस करके, तो उपरोक्त सभी आंसर लगाया कीजिए। ठीक है, इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंभीर अनंत नीलिमा से क्या आशय है? आकाश की विशालता, नदी, समुद्र, पर्वत। तो क्या हो जाएगा इसका? आकाश की विशालता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यह रहा, कविता में कवि ने किसका सूक्ष्म चित्रण किया है? युद्ध का, राजनीति का, विज्ञान का या प्रकृति और मनोभाव का? तो किसका चित्रण किया है? प्रकृति और मनोभाव का। ठीक है साथियों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कथा शब्द का पर्यायवाची है? गाथा, चर्चा, योजना या पहेली? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? कथा शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? गाथा और क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 जी रहा आपके सामने, आत्मकथाएं कविता में कौन सी भावना प्रमुख है? क्या अहंकार है, विनम्रता है, वीरता है या क्या क्रोध है? इसका आंसर बताइए साथियों। इसका आंसर होगा विनम्रता। थकी सोई है मेरी मोहन व्यवस्था में कौन सा अलंकार है? थकी सोई है मेरी मोहन व्यथा में कौन सा अलंकार है? दे रहा है ऑप्शन आपके सामने, मानवीकरण, यमक, श्लेष, रूपक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यमक अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि किसकी स्वीकृति देता है? कल्पना की,
यथार्थ की, राजनीति की, युद्ध की। इसका आंसर हो जाएगा यथार्थ की। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन। आत्मकथा शब्द में कौन सा समाज है? बताइए। द्वंद्व समाज है, तत्पुरुष समाज है, कर्मधारय समाज है, या फिर बहुब्रीहि समाज है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समाज। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन। उज्ज्वल गाथा का अर्थ है दुख भरी कहानी, प्रेरक कहानी, चमकीली किताब, युद्ध कथा। क्या होगा इसका आंसर? बताइए साथियों। ऑप्शन नंबर बी, प्रेरक कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। मधुर चांदनी रातों में विशेषण कौन सा है? बताइए। क्या रातें हैं? रातों। ऑप्शन नंबर ए रातों, ऑप्शन बी चांदनी, मधुर या मधुर चांदनी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मधुर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों ये रहा आपकी स्क्रीन में। गागर रीति किसका प्रतीक है? खाली मन, नदी, प्रेम, क्रोध। किसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, खाली मन। नेक्स्ट क्वेश्चन। जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ? 1935, 1937, 40, 42। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1937। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यंग्य मलिन उपहास में कौन सा समास है? क्या द्विगु समाज है, कर्मधारय समाज है, द्वंद्व समाज है, या अव्ययी समाज है? तो आंसर ऑप्शन वी, कर्मधारय समाज। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन। कवि अपनी कथा को क्यों छोटा मानता है? अधिक प्रसिद्ध नहीं है, साधारण जीवन है, कम उम्र है, या कम अनुभव है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साधारण जीवन है। क्वेश्चन नंबर 45। मधुप का पर्यायवाची नहीं है। पहला भ्रमक, भौरा, चातक और अल्पी। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चातक। मतलब मधुप का भ्रमर है, भौरा है और अल्पी है, अली है। ये तीनों इसके क्या है? पर्यायवाची हैं। और चातक इसका पर्यायवाची नहीं है। ठीक है। कविता में कवि की कौन सी प्रवृत्ति झलकती है? क्या अहंकार झलकता है, आत्ममुग्धता झलकती है, विनम्रता झलकती है, या कटुता झलकता है? क्या झलकती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विनम्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। कह डूबलूं दुर्बलता अपनी में कवि क्या प्रकट करना चाहता है? बताइए। कह डूबलूं दुर्बलता अपनी में कवि क्या प्रकट करना चाहता है? क्या वह शक्ति, क्या कमजोरी, विजय या क्रोध? बताइए साथियों, आंसर क्या होगा इसका? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कमजोरी। अनंत लीनिमा किसका बोध करती है? बताइए। आकाश का करती है, नदी का करती है, पेड़ का करती है, या झील का करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आकाश। क्वेश्चन नंबर 49।
कविता में कवि ने किस भाषा शैली का उपयोग किया? तत्सम प्रधान, उर्दू प्रधान, लोक भाषा या अंग्रेजी मिश्रित? आंसर दीजिए साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्सम प्रधान। क्वेश्चन नंबर 50, कामायनी किस विधा की रचना है? बताइए, क्या वह नाटक है, कहानी है, महाकाव्य है या उपन्यास है? तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? महाकाव्य है। क्वेश्चन नंबर 51, मौन व्यथा में विशेषण है? मौन है, व्यथा है, दोनों है, उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मौन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलिंगन का अर्थ है विदाई, गले लगाना, उपहास या सम्मान? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गले लगाना। क्वेश्चन नंबर 53, मिलना कहाँ व सुख में कभी किसकी कमी बताता है? प्रेम की, धन की, वास्तविक सुख की या सम्मान की? आंसर दीजिए, किसकी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक सुख की। जीवन इतिहास में समास है? द्वंद्व समाज, तत्पुरुष समाज, कर्मधारक समाज या बहुब्रीहि समाज? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समाज। अरुण कापलो में अरुण का अर्थ है सफ़ेद, लाल, पीला, काला? आंसर ऑप्शन नंबर बी, लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, कवि की, थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। कवि की कथा सुनकर लोग क्या करेंगे? रोएंगे, प्रेरित होंगे, वाहवाह करेंगे या नाराज होंगे? तो क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर सी, वाहवाह करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मकथाएं कविता में कौन सा पक्ष प्रमुख है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या व्यक्तिगत भावना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेम भरी भोर किस शब्द का अर्थ है? उमा का, अनुरागिनी उमा का, मधुप का या नीलिमा का? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुरागिनी उमा का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, कवि की व्यथा कैसी है? मुखर है, मौन है, क्रोधित है या तीव्र है? आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी भोली आत्मकथा में कवि स्वयं को कैसा मानता है? आंसर दीजिए। चतुर, महान, सरल या प्रसिद्ध? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, थके पथिक किसका प्रतीक है?
सैनिक का, संघर्षरत व्यक्ति का, व्यापारी का या विद्यार्थी का। ऑप्शन नंबर बी किसका हो जाएगा? संघर्षरत व्यक्ति का। स्मृति पाथिक का अर्थ है, स्मृति पथिक का अर्थ है यादों का सहारा, भोजन, पुस्तक, यात्रा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यादों का सहारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्ज्वल गाथा कैसे गाँव में कवि क्या व्यक्त करता है? बताइए। गौरव, असमर्थता, विजय या क्रोध। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असमर्थता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुर चांदनी रातों किसका प्रतीक है? मधुर चांदनी रातें किसका प्रतीक है? क्या वह दुख का प्रतीक है, प्रेम पूर्ण क्षण का प्रतीक है, युद्ध का है या गरीबी का? तो किसका प्रतीक है बताइए? ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण प्रेम क्षण का। क्वेश्चन नंबर 65, आत्मकथाएं में कवि ने किसका विरोध किया? दिखावे का, प्रकृति का, साहित्य का या संगीत का? आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए, दिखावे का। व्यथा शब्द का विलोम होगा, व्यथा शब्द का क्या होगा? विलोम। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सुख। ठीक है। और ये इसके बाकी तीन इसके क्या हैं? पर्यायवाची हैं। ठीक है। ये व्यथा के क्या हैं? ये पर्यायवाची है, ये तीनों। ठीक है साथियों। और ये अपना सुख जो है वो क्या है? इसका विलोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना उपन्यास है? तितली, आंसू, लहर या झरना? आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए, तितली। क्वेश्चन नंबर 68, आत्मकथा कविता में कवि का स्वर कैसा है? आक्रोशपूर्ण, विनम्र एवं भावुक, हास्यपूर्ण या व्यंग्यात्मक? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, विनम्र एवं भावुक। क्वेश्चन नंबर 69, खाली करने वाले से आशय है आलोचक, मित्र, श्रोता, कवि? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आलोचक। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, कविता में कौन सा भाव अधिक उभरता है? आत्मपीड़ा, वीरता, हास्य या रौद्र? तो कौन सा भाव उधर उभरता है? ऑप्शन नंबर ए, आत्मपीड़ा। मधुप शब्द किस प्रकार का संज्ञा शब्द है? मधुप किस प्रकार का संज्ञा शब्द है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक? आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जातिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनंत शब्द का विलोम बताइए। तो इसका हो जाएगा
सीमित। आंसर हो जाएगा सीमित, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 73, मौन व्यथा में कौन सा रस है? बताइए, क्या वीर रस है, शांत रस है, हास रस है या करुण रस है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, करुण रस। क्योंकि करुण का स्थायी भाव क्या होता है? शांत, और शांत का पर्यायवाची क्या होता है? मौन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी भरने वाले से, अपनी भरने वाले से क्या आशय है? आंसर दीजिए। स्वार्थी लोग, साधु, मित्र या कवि? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वार्थी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मकथा कविता में कवि ने किसका चित्रण किया? समाज सुधार का, आत्मसंघर्ष का, राजनीति का या युद्ध का? तो किसका चित्रण किया? बताइए। आत्मसंघर्ष का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन रूपी भौरा किस शब्द का अर्थ है? नीलिमा का, मधुप का, उपहास का या प्रवंचना का? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मधुप का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कह डालू में कौन सी क्रिया रूप है? ठीक है। आत्म सार्थक, संभावना सार्थक, विधिलिंग और प्रेरणा सार्थक? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विधिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोली आत्मकथा में विशेषण है? आत्मा, कथा, भोली, आत्मकथा? ऑप्शन नंबर सी, भोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मकथा कवि, ऑप्शन देख लीजिए साथियों। हाँ, आत्मकथा कविता में कवि की कौन सी विशेषता उभरती है? घमंड, संवेदनशीलता, कठोरता या निष्ठुरता? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवेदनशीलता। क्वेश्चन नंबर 80, अंतिम प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है साथियों, थकी सोई है मोरी मौन व्यवस्था। थकी सोई है मोरी मौन व्यवस्था पंक्ति का भाव है? पीड़ा दब गई, खुशी बढ़ गई, कभी क्रोधित है, कभी प्रसन्न है? तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर दीजिए आप, ऑप्शन नंबर ए, पीड़ा दब गई। चलिए साथियों, इस तरीके से आज के आपके 80 प्रैक्टिस क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं। ठीक है। अब रहे नेक्स्ट 20 एमसीक्यूज, जो आपके लिए क्या है? प्रैक्टिस हैं। ठीक है साथियों, चलो पहला क्वेश्चन है, आत्मकथा कविता में कवि ने अपनी आत्मकथा को किससे तुलना की है? ये रहे आपके ऑप्शन। लीजिए सेकंड क्वेश्चन, मधुर चांदनी रातों में कौन सा रस है? आंसर दीजिए। आपको पूरे 20 इसके उत्तर लास्ट में मिल जाएंगे। देखो यहाँ पर सब कुछ स्पष्ट लिखा साथियों, इन प्रश्नों के उत्तर सबसे अंत में दिए गए हैं। ठीक है, तुरंत अपना परीक्षण करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, गागर रीति किस प्रकार का प्रतीक है? उज्ज्वल गाथा में कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है?
आत्मकथा कविता का मूल स्वर क्या है? सीवन को उधेड़ना मुहावरे का अर्थ है। मौन व्यथा किस अलंकार का उदाहरण है? जयशंकर प्रसाद की भाषा कैसी थी? क्वेश्चन नंबर 9। अनुरागनी ऊषा का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 10। कवि के अनुसार उसकी कथा सुनकर लोग क्या करेंगे? आत्मकथाएं कविता किस पाठ्यपुस्तक में संकलित है? व्यथा व्यथा शब्द का पर्यायवाची शब्द एक ही बात है। पर्यायवाची है, समानार्थी एक ही बात है। व्यथा शब्द का समानार्थी शब्द मधुप किसका प्रतीक है? क्वेश्चन नंबर 13। मधुप किसका प्रतीक है? क्वेश्चन नंबर 14। थके पथिक से तात्पर्य? क्वेश्चन नंबर 15। यह विडंबना में कवि क्या व्यक्त करता है? मौन व्यथा में कौन सा भाव छिपा है? कामायनी किस साहित्य विधा की रचना है? कवि अपनी आत्मकथा को क्यों नहीं सुनाना चाहता? अरुण कपोल में कौन सा अलंकार है? थकी सोई है मेरी मौन व्यथा में कवि की मना स्थिति कैसी है? इस प्रकार साथियों आज के हमने 20 प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब बारी है आपके आंसर मिलाने की। लीजिए, मिला लीजिए। वीडियो रोक के मिला लेना साथियों। ठीक है, ये रहे आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट। कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, परंतु अगर धोखे से एक आध दो क्वेश्चन गलत हुए तो उनका क्वेश्चन नंबर लिख के बताना साथियों। ठीक है, चलो जैसा कि हम करते हैं हिंदी के साथ कुछ थोड़ा नया सा पढ़ लेते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा गणित का त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है साथियों, अब हम यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल देखते हैं। देखो ये मैंने इस एक तरीके से एकदम बेसिक डायग्राम, इसी वजह से तो मैं बोलता हूँ शून्य से शिखर तक। देखिए बच्चों को कैसे समझाएं। पहले आधार और ऊंचाई का क्या करते हैं, गुणा करते हैं, फिर प्राप्त उत्तर का आधा कर देते हैं। ठीक है, यही तो हमने किए। अब जी हमारे यहाँ पर क्या बन गया, फॉर्मूला। देखो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, यही तो मैंने बोला था कि पहले आधार और ऊंचाई का गुणा करते हैं, फिर प्राप्त संख्या को 2 से भाग देते हैं या आधा कर देते हैं। तो यही हमारे यहाँ पर हो गया। देखो आधार ऊंचाई क्षेत्रफल,
ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। ये एक क्वेश्चन हमने आपको हल करके बता दिए कि भाई आधार 10 है, ऊंचाई 4 है, तो जब क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो 1/2 मतलब 1/2 गुणित 10 गुणित 4। जब हम इसे करेंगे तो पहले हम इसे काट लेंगे। देखो पहले हम इसे काट लेंगे। एक चीज़ याद रखना साथियों, यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ, गणित बहुत इजी सब्जेक्ट है। सिर्फ थोड़ा सा अगर समझाने वाला अच्छा हो जाएगा ना तो चीज़ें बहुत क्लियर हैं। इससे आसान सब्जेक्ट मुझे नहीं लगता कि कोई है। एक्चुअली मेरा 12th गणित से ही हुआ है। तो देखो कभी भी अगर आप ऐसे क्वेश्चन को हल करते हो तो 10 हुआ 20 हुआ, कभी इसको मत काटिए साथियों, कभी इसे डिवाइड मत करो अगर भाग देना है तो। क्यों? क्योंकि देखो इसका ना गुणा करना या भाग देना आसान होता है। देखो इसके बट्टे में अब 2 है तो आप क्या करो, यहाँ पर देखो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब हम डाइट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर जब हम इसका गुणा करेंगे जो क्या होगा 10 गुणित 20। अब हमें 0 का मल्टी करना नहीं है, 0 का क्या हो जाएगा 0 और 2 एकम 2, ऐसा आपका क्या निकल जाएगा 20 निकल जाएगा। समझे? मतलब ये छोटी संख्या थी, ये छोटा डिजिट था तो आपको लगा कि यार हम आसानी से कर सकते हैं, परंतु बड़े क्वेश्चन में भी तुम एकदम ऐसे ही कर सकते हो। चलो ये रहे 5 आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन, हल करके बताइए। इनके आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक है? अभी मैंने बेसिक दे दिया है, जब मैं गणित पढ़ाऊंगा तो इसको हम और ज़्यादा डीप डिस्कस करेंगे और ज़्यादा डिटेल से। फिर जो है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त क्या होता है पहले हमने वृत्त के बारे में समझा दिए। वृत्त एक गोल सर्कल होता है, ठीक है, और वृत्त का जो आधार होता है उसे क्या बोलते हैं साथियों, तो उसे बोलते हैं हम त्रिज्या, ठीक है, क्योंकि उसी के हिसाब से तो अपन वृत्त बनाते हैं, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। जब मैं गणित पढ़ाऊंगा तो तब इसको एकदम और ज़्यादा हम बारीकी से पढ़ेंगे एकदम। और अगर आपको अभी समझना है इसे तो मेरे जो पुराने लेक्चर हैं आप उनको एक बार देख लीजिए साथियों। इतना विश्वास से कह सकता हूँ कि मेरे जो 9 से 10 लेक्चर हैं उनको देख लीजिए। एक इतनी बारीक लैंग्वेज में समझाया हूँ कि एक छोटा बच्चा जो ना प्राइमरी मिडिल क्लास का बच्चा समझ लेगा तो फिर अब तो कंपटीशन एग्ज़ाम वाले हो। एकदम बेसिक तरीके से फार्मूला कैसे बना है एकदम सब बना के बताया है। मैं अगर उतनी बारीकी से समझाऊंगा तो आपको ही लगेगा कि हमारा टाइम जा रहा है। इस वजह से साथियों एक बार उसको ना, भले आप 2 की स्पीड में देख लेना, पर एक बार उन पुराने लेक्चरों को देख लो तो आपके गणित के बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। इसके जो 5 प्रैक्टिस क्वेश्चन साथियों, जिसका क्षेत्रफल होगा जो इसका 5 प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब देखो वृत्त की हम यहीं पर आ गए। चलो परिमाप या परिधि, यही बोलने वाला था मैं। देखो क्षेत्रफल मतलब होता है, अब यहाँ पर एक बार समझ लेना, मैं थोड़ा सा समझा दूँ। क्षेत्रफल मतलब जैसे जो अपना सर्किल है तो इसके जो हमारा सर्किल है इसके अंदर का पूरा भाग, एक सेकंड रुको बस एक सेकेंड लीजिए। जैसे जो हमारा पूरा क्या है सर्किल है हो गया, तो इसका जो अंदर का भाग होगा ना ये वाला ये पूरा एरिया क्या कहलाएगा इसका क्षेत्रफल। परंतु जो परिधि में क्या हो जाएगा ये बाहर का बाउंड्री। जैसे अपन घर में अपना आंगन बनाते हैं ना, या अपन अपना घर बनाते हैं तो उसके आसपास से पूरी अपन क्या बाउंड्री पैक कर देते हैं, तो वही बाउंड्री क्या हो जाएगी आपकी परिधि या परिमाप, ठीक है। और आपका जो अंदर का जो एरिया बचा ना, जो आपकी जगह बची, वही तो आपके फ्लैट का क्या है क्षेत्रफल है, ठीक है साथियों, एकदम क्लियर। चलो तो ये रहे आपका परिमाप 2πr, ठीक है 2πr, इसका परिमाप क्या हो जाएगा 2πr, है ना।
चलो ठीक है साथियों, और आगे चलते हैं हम। जिसके 5 प्रैक्टिस क्वेश्चन रहे जो आपको करना है। ये है मेरा गणित का पढ़ाने का या समझाने का फॉर्मूला, सूत्र याद करने का सबसे आसान तरीका। इसमें एक बच्चा समझ सकता है, क्योंकि ये बच्चों के लिए ही बनाया मैंने, है ना। रियली में साथियों गणित बहुत इजी सब्जेक्ट है। लिटरली एक समझाने वाला अच्छा टीचर मिल जाए ना तो बहुत आसान सब्जेक्ट। पहली चीज़, गणित की सबसे अच्छी सुंदरता क्या है पता है? ऐसे एकदम रटना नहीं पड़ता। फ्रेश माइंड से ओपनली बैठ जाओ, ना तुम्हें रटने की दिक्कत ना किसी चीज़ की दिक्कत, बस समझते जाओ, कॉन्सेप्ट एकदम धड़ाल्ले से क्लियर। ठीक है, ये मोटिवेशन। इसके बाद माँ का आशीर्वाद। साथियों अगर मेरी मेहनत आपकी सफलता में थोड़ा सा भी योगदान दे तो अपना सपोर्ट बनाए रखें। मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे वीडियो को लाइक करें साथियों। इसी प्रकार से अपना सहयोग बनाए रखें साथियों। आज एक हमारा हिंदी का लेक्चर नंबर 4 था। इसी प्रकार से हम धीरे धीरे पूरी हिंदी को कंप्लीट करेंगे साथियों, हॉस्पिटल सहायक के लिए। ठीक है, हम आपसे अब विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।